प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है। कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो जो बढ़ती हुई महंगाई है उस महंगाई से जूझ रहे हैं। तो सरकार अपने एमएलएज, अपने मंत्रियों के जो ऐशो आराम है उसको बढ़ाने के ऊपर लगी है। दो मुँहा आलाप है जिसको एक और कुछ और कहा जाता है, दूसरी ओर कुछ और कहा जाता है। विपक्ष हमेशा मजे लेता रहा है, चाहे वर्तमान सरकार है चाहे पूर्ववर्ती सरकार है। पेंशनरों के 100 रुपए के मेडिकल रिम्बर्समेंट के छोटे छोटे बिल हैं वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। पेंशनरों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है और किया है। नमस्कार, मैं अरुण डोगरा, अनंत ज्ञान समाचार पत्र और वेब टीवी बिलासपुर जिला प्रभारी। आज हमारे साथ बैठे हैं हिमाचल प्रदेश पेंशनर महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष इंद्र ठाकुर जी। इंद्र ठाकुर जी, आपका अनंत ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आभार डोगरा जी। इंद्र जी, आप पेंशनर महासंघ के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इससे पहले आप भी कर्मचारी राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहे हैं। आजकल हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों और कर्मचारियों को समस्याएं आ रही हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में खुलकर बताएं। डोगरा जी, मैं समझता हूं कि ये जो वर्तमान काल चल रहा है, ये काल हिमाचल प्रदेश के पेंशनरों और कर्मचारियों के लिए संक्रमण का काल से ज़्यादा, मैं कहूँगा ये संक्रमण का काल चल रहा है। पेंशनर और कर्मचारी अपने एक एक पाई के लिए आज जूझ रहा है। कर्मचारियों का जब भी सेंट्रल प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली कीमतें बढ़ती थी तो केंद्र सरकार उन्हें महंगाई भत्ते के तौर पे उस महंगाई से निजात पाने के लिए या उनके खर्चों के ऊपर कटौती कैसे हो उसको पार करने के लिए महंगाई भत्ता देता था। जी। हिमाचल प्रदेश में विगत मैं समझता हूँ कि लगभग 5 वर्षों से ये महंगाई भत्ते के ऊपर खेला हो रहा है। पहले पूर्व मुख्यमंत्री जयराम जी के समय में भी ये रिवायत शुरू हो गई, लेकिन अब तो ये हद हो गई है कि वर्तमान सरकार ने जिस प्रकार से पेंशनरों के, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को मजाक बना के रख दिया। हम 2022 ऑनवर्ड अगर देखें तो जुलाई 2022 के बाद 2 किस्तें बमुश्किल सुक्खू गवर्नमेंट ने हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के अनुसार दी हैं, और जो तीसरी किस्त है उस किस्त का 1% भाग काट लिया गया। जो 2 किस्तें भी दी, उन किस्तों को भी जिस डेट से वो उनका देय बनता था उस डेट से काट दिया गया, और उनको जो इफ़ेक्टिव डेट अनाउंसमेंट की थी उसके बाद दिया गया। उसके जो एरियर आज भी कर्मचारी और पेंशनर मांग रहे हैं, बार बार उसके ऊपर अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं, अपना मांग पत्र देते रहे हैं। और कई कर्मचारी और पेंशनरों ने तो ऐसा भी किया कि वो मुख्यमंत्री राहत कोष में भी मुख्यमंत्री को खुश करने का प्रयास किया। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि या तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल है या माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हमारी अफसरशाही सही तस्वीर पेश नहीं कर पाई, जिसकी वजह से जो हमारे कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, वो जो बढ़ती हुई महंगाई है उस महंगाई से जूझ रहे हैं और अपने मेडिकल रिम्बर्समेंट के क्लेम हैं, उनके 1/1/2016 के बाद के एरियर्स हैं, उनके लिए वो रो रहे हैं। और अब तो जनवरी 2026 शुरू हो गई। हम केंद्र ने 8वें वेतनमान की देने की तैयारी कर ली है और हम 6ठे वेतनमान के ऊपर अपनी देयता के ऊपर, उन एरियर्स के ऊपर बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सरकार है कि कुछ कर नहीं पा रही है। जी इंद्र जी, ये तो आपने कर्मचारियों पेंशनरों की बात की, और लेकिन यहाँ तो ऐसी समस्या भी सुनने में आ रही है कि हर महीने कर्मचारियों और पेंशनरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं होते हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? डोगरा जी, मैं इस विषय में, ये सही है कि बहाना तो यही लगाया जा रहा है, लेकिन ये बहाना मुझे कुछ अटपटा लगता है। अटपटा इसलिए लगता है कि एक और तो सरकार अपने अधिकारियों के लिए अपने भत्ते, अपने एमएलएज, अपने मंत्रियों के जो ऐशो आराम है उसको बढ़ाने के ऊपर लगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और अपने जो उनके भत्ते हैं, अपनी जो सैलरीज हैं, उनको मैनीफोल्ड वो बढ़ा रहे हैं। हमारे जो पेंशनर हैं
वो पेंशनर एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। कर्मचारी को जब तक वो चेयर पे है तब तक उसको ऐसा लगता है कि उसकी सांसें उस चेयर के साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन जो रिटायरीज़ हैं वो तो आज की स्थिति में ना तो चेयर पे हैं और घर पे भी ऐसे बैठे हैं कि उनके घर वाले भी उनको अब बोझ समझना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनके जो देय हैं उनको मिल नहीं रहे हैं और जो घर वाले हैं ऐसा समझते हैं कि ये शायद ही इनको कुछ मिलेगा, इसलिए वो बोझ बन के बैठे हैं। और मुझे लगता है कि सरकार की या तो सरकार को सही तस्वीर हमारी अफसरशाही पेश नहीं कर पा रही है, और अगर मुझे लगता है कि अगर आर्थिक संकट होता तो आर्थिक संकट तो उन मंत्रियों के ऊपर, विधायकों के ऊपर, उनकी सुख सुविधाओं के ऊपर, उन चेयरमैन्स के ऊपर भी जाता, जिनकी जो इन्होंने कई गुना बढ़ोतरी उनके वेतन और भत्तों में की है, उनकी सुख सुविधाओं में की है। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये एक सही सरकार का बहाना है। इंदर जी, अभी सुनने में आया है कि सरकार ने अपने विधायकों और मंत्रियों के लिए फॉर्चूनर गाड़ी खरीदी है, जो कि 50 लाख से भी अधिक की आती है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं उन पर भी लाखों रुपए व्यय हो रहे हैं। क्या आर्थिक स्थिति वहाँ कमज़ोर नहीं लग रही? वहाँ नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति डावाडोल है? ये सही है डोगरा जी कि जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, हम अपने ऊपर लें, जब हमारे पास आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपये वाली स्थिति हो जाती है, तो हम अपनी जो खर्चे हैं उनके ऊपर कटौती करते हैं। लेकिन यहाँ तो विषय अलग है, कटौती किसके ऊपर की जा रही है? कर्मचारियों के ऊपर, पेंशनरों के ऊपर, और जो अपने जो उनके कर्मचारी हैं, चाहे वो चेयरमैन हैं, सलाहकार हैं, चाहे खुद मंत्री या एमएलए हैं, वहाँ तो कोई कटौती नहीं है। इसलिए मुझे लगता है कि ये दो मुँहा आलाप है, जिसको एक ओर कुछ और कहा जाता है, दूसरी ओर कुछ और कहा जाता है। ठाकुर साहब, ये जो भत्ते बढ़ाने वाली बात आपने बताई कि मंत्रियों के और विधायकों के भत्ते बढ़े, इसमें तो विपक्ष और पक्ष दोनों एक साथ हैं, तो क्या इनको, विपक्ष वालों को नहीं लगता कि कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है? डोगरा जी, विपक्ष हमेशा मज़े लेता रहा है, चाहे वर्तमान सरकार है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार है। सरकारों का विरोध करके ही ये लोग जो आज सत्ता में है, कल तक विपक्ष में थे, तो उसमें विपक्ष में रहते हुए बहुत विरोध करते थे। मुझे याद है ये कहते थे कि हमें आने दो, हम कर्मचारियों की बल्ले बल्ले करवा देंगे। लेकिन आज स्थिति सबके सामने है। यही स्थिति आज भाजपा की है। भाजपा के नेता, मुझे लगता है कि नकारात्मक राजनीति पे विश्वास कर रहे हैं। उनको कर्मचारियों, पेंशनरों की जो दुख तकलीफ है उसको आगे नहीं रखते हुए मात्र वो अपनी सुख सुविधाओं के ऊपर टिके हुए हैं, और यही कारण है कि जो ये उनके लिए फॉर्च्यूनर खरीदना है, उनके महंगाई को ध्यान में रखते हुए उनके लिए बढ़ोतरी करना है, ये सब एक मैं कहूँगा कि ये फिक्स मैच है, और इस मैच को दोनों पारी पारी बांट के खेल रहे हैं, और वो प्रदेश की जनता और प्रदेश के पेंशनरों, कर्मचारियों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। ठाकुर साहब, ओपीएस का एक मुद्दा बहुत बड़ा है। विपक्ष कहता है कि ओपीएस गलत दे दिया गया, सरकार कहती है कि हमारा पहला वादा था, हमने पहली कैबिनेट में ओपीएस दे दिया था। क्या इसके पीछे का क्या राज है? डोगरा जी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कुछ मुद्दों के साथ चुनाव में उतरती है, और कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से ओपीएस के मुख्य मुद्दे के साथ चुनाव में आई थी, और मैं इसके लिए उनका धन्यवाद भी करूंगा कि उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं को समझा और ओपीएस बहाल की। उसके लिए निश्चित रूप से सुखू सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन ओपीएस के नाम पे, हर चीज़ को ओपीएस के नाम पे बलि देना, आज स्थिति यह है कि ना पेंशनरों के 100 रुपए के मेडिकल रिम्बर्समेंट के छोटे छोटे बिल हैं, वो भी नहीं निकल पा रहे हैं। और आज स्थिति यह है कि पिछले 27 अक्टूबर को धर्मशाला में एक पेंशनर महासंघ के एक ग्रुप ने मुख्यमंत्री से भेंट की, और मुख्यमंत्री ने कहा कि आपके साथ मैं आज वादा करता हूं कि आपको 40 दिन के अंदर अंदर आपके जो रिम्बर्समेंट है, उस रिम्बर्समेंट का पैसा आपके खातों में आ जाएगा। और ये भी कहा था कि जो डीए में 1% की भूल हुई है, उसको सुधार करते हुए इसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद एक दूसरा ग्रुप, जिस ग्रुप ने घुमार में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया, और सम्मेलन में 3 घंटे मुख्यमंत्री वहाँ बैठे रहे, और उनका गुणगान भी उन नेताओं ने बहुत ज़्यादा किया। उस गुणगान के बावजूद भी
वहाँ भी यही कहा गया कि 40 दिन का समय दीजिए। वो 40 दिन भी निकल गए और ना वो मेडिकल रिम्बर्समेंट का पैसा कर्मचारियों पेंशनरों के खाते में आया और ना वो 1% की भूल जो सुधार होनी थी वो हुई। मुझे लगता है कि सरकार भांप चुकी है कि चाहे पेंशनरों के धड़े हों, चाहे कर्मचारियों के धड़े हैं, ये धड़े मात्र अपनी चौधराहट के लिए आगे आते हैं और सरकार इस चीज़ को समझ रही है। इसलिए वो कई धड़ों में कर्मचारियों को पहले बांट चुकी थी, अब पेंशनरों को बांट दिया है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो अविश्वास है पेंशनर और कर्मचारियों का, ये बढ़ता जाएगा और सरकार मजे लेती रहेगी और ये सरकार पेंशनरों के साथ निश्चित रूप से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने जा रही है और किया है। मुझे आपको ये सूचित करते हुए दुख भी हो रहा है कि हमारे पेंशनरों में लगभग मेरे पास निश्चित एक फिगर तो नहीं है, 1000 से ऊपर ऐसे पेंशनर हैं जो पेंशनर इस दुनिया से निकल गए और आर्थिक बदहाली में गए। उनको इलाज के लिए पैसे मिले, ना उनका एरियर उनके पास मिला और अगर वो अब एरियर मिलेगा भी तो उनके निधन के बाद उनके परिजनों को मिलेगा और उस परिजनों को जो एरियर मिलेगा, जिस वजह से उन्होंने उस एरियर को संचय किया था या सरकार ने रोक रखा था, वो वजह वहाँ ख़त्म हो जाती है और जो सरकार की संवेदना है वो भी तार होती दिख रही है। ठाकुर साहब, आप पेंशनर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं, तो क्या स्ट्रेटजी अब आप आगे अपनाना चाहते हैं इस विषय में कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, बड़े दुख की बात भी है कि कई पेंशनर जो हैं तो बिना एरियर लिए, बिना पैसा लिए स्वर्ग से धार गए, तो क्या रणनीति आपने बनाई है? डोगरा जी, हिमाचल पेंशन महासंघ का एक निश्चित मत है कि हम अपनी बात को शालीनता के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ समय समय पर सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। चाहे वो हमारा प्रिंट मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे हमारे सोशल इन्फ्लुएंस हैं, हम बार बार सरकार को आगाह भी करते हैं प्रतिवेदनों के माध्यम से भी। लेकिन ये बड़े दुख का विषय है कि हमारे किसी भी प्रतिवेदन के ऊपर कोई भी जो सकारात्मक पहल होनी चाहिए वो नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि सरकार को संवेदनशील होके जो पेंशनरों के मुद्दे हैं उनको सुलझाने की पहल करनी होगी। अन्यथा जिस प्रकार से अब जो हालात बनते जा रहे हैं, पेंशनर अंदर अंदर कूदते जा रहे हैं और ऐसा ना हो कि कोई बड़ा आंदोलन, ये तो निश्चित है कि एक पक्ष जब उठेगा तो दूसरा पक्ष उसके विरोध में खड़ा होगा। लेकिन पेंशनर की समस्याएं सबकी एक जैसी हैं। ये मैं सब पेंशनरों के धड़ों से भी निवेदन करूंगा कि मिल बांटकर जो चलने का प्रयास है उसमें ही सबका भलाई है। अन्यथा ये जब तक हम एक नहीं होकर चलेंगे, एक आवाज़ होकर आगे नहीं बढ़ेंगे, तो सरकारें तो बांटती रही हैं। आज कांग्रेस सरकार बांट रही है, आने वाले समय में दूसरी सरकार आएगी, वो भी बांट कर ही चलेगी और हमारा उसमें अहित ही होगा। इसलिए आइए एक मंच पर इकट्ठे होते हैं, एक बात के लिए इकट्ठे होते हैं। आपकी जो प्रधानगी है, आपकी जो पद है, वो आपके साथ सुरक्षित रहेंगे, लेकिन कम से कम जो पेंशनरों के हित है उन हित के लिए एक मुश्त होकर अपनी आवाज़ आगे बढ़ाएं। और जो आने वाला समय है, मुझे लगता है कि बजट सत्र है, बजट सत्र में सरकार कुछ सकारात्मक चीज़ें उनको करनी चाहिए। और सरकार में मुख्यमंत्री जी ने जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मुझे 3 वर्ष का समय दीजिए और 3 वर्ष के बाद जो सारे पेंशनरों के गिले शिकवे हैं, कर्मचारियों के गिले शिकवे हैं, उनको हम दूर करेंगे। तो अब तो मुख्यमंत्री जी 3 वर्ष भी हो गए, गिले शिकवे यथावत हैं। तो आप एक बड़ा दिल दिखाते हुए और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह सरीखा व्यक्तित्व खड़ा करते हुए, उन्होंने भी, मैं आपको ये एक बीच में कहना चाहूँगा कि ये स्थिति 2003-4 में भी खड़ी हुई थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी केंद्र में मंत्री थे और यहाँ पे राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे। यही स्थिति थी, लेकिन राजा साहब ने एक बड़े अच्छे ढंग से अपने जो फाइनेंस सेक्रेटरी थे, अपने जो सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार थे, उनको दिल्ली भेजा और इस समस्या का हल कैसे हो
उसके हल के लिए जो उन्होंने वहाँ पे कुछ मुद्दे रखे, कुछ बिंदु तय किए, उनके अनुसार उन्होंने एक सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ MOU साइन किया और उस MOU की जो रिपोर्ट थी वो आगे सेंटर को देते रहे। उस रिपोर्ट के अगेंस्ट सेंटर से उन्हें उदार सहायता मिलती रही और यही कारण था कि वीरभद्र जी इतने वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। वित्तीय प्रबंधन उन्होंने भी किया, लेकिन बाहर से इतने अच्छे ढंग से उन्होंने सरकार को चलाया कि ना कोई कर्मचारियों में, पेंशनरों में रोष आया और ना उनके साथ गतिरोध खड़ा हुआ। जब जब भी जिसने चाहा उनके साथ मिले, बातचीत हुई और उसके जो परिणाम थे वो आज उनके जाने के बाद भी उनको हम सब लोग याद करते हैं। और ऐसा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में विशेषकर जो राजा वीरभद्र सिंह जी हुए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी में भविष्य में कोई आए तो ऐसी हम कामना करते हैं। बहुत बहुत आभार ठाकुर साहब, अनंत ज्ञान से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डोगरा जी। अनंत ज्ञान के माध्यम से मैं सारे दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो पेंशनरों के मुद्दे हैं, सामाजिक सरोकार के मुद्दे हैं, कर्मचारियों के मुद्दे हैं, श्रमिकों के मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर अनंत ज्ञान अपनी बात आगे बड़ी अच्छे ढंग से रखता रहा है। अनंत ज्ञान को इसके लिए बधाई और विशेष रूप से डोगरा जी आपको आपके प्रयास बिलासपुर में आपने एक अच्छे ढंग से इस अनंत ज्ञान के प्रकाशन को बढ़ाया है, इसलिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। धन्यवाद जी।